वेरी वार्म गुड मॉर्निंग क्लास। थोड़ा सा वीडियोस अपलोड करने में प्रॉब्लम हो रही क्योंकि मेरा टैबलेट जो है वो सर्विस सेंटर गया है, उसका मदरबोर्ड का कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो फ़िलहाल मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने मोबाइल से, बहुत मुश्किल से इसको बना पाया हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आईएसओ सर्टिफिकेशन और जो है सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट को। ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट का ही एक पोर्शन है, हालांकि इसका प्रयोग हर जगह होता है। तो कोई क्यूरी रहेगी तो आप नीचे मेरा व्हाट्सअप है, आप फ्री हैं हमको जो है मैसेज करने के लिए। और उन सभी बच्चों को मेरे बहुत बहुत आशीर्वाद, स्नेह और प्यार जिन्होंने जो है मुझे टीचर्स डे विश किया। और जम्मू टू केरल और राजस्थान से उड़ीसा और मेघालय तक सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। थैंक यू वेरी मच कि आपके ये मोरल कंसर्न जो है ये बताते हैं कि आप बहुत ही सिंसियर हैं अपने एजुकेशन और करियर को लेकर। एक टीचर को कुछ नहीं चाहिए होता है, टीचर नीड रिस्पेक्ट। एंड थैंक यू वेरी मच। आप इसी तरह मुझसे जुड़े रहिए, क्वेश्चंस पूछते रहिए और मैं आपके हर क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। बहुत इंटरेस्टिंग है। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्वायरमेंटल साइंस, KNIPSS NAK सुल्तानपुर से। आज जो हमारा कंटेंट है उसमें ग्लोबलाइजेशन, इन्वायरमेंट और फैक्टर, सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन सर्टिफिकेशन, सिग्निफिकेंस है और रीसेंट आउटकम है। एक का इसमें ऑप्शन आप देख रहे होंगे मस्ट सर्च। यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो जो जो मैं टॉपिक बताया हूँ उन टॉपिक पर आपसे मैं उम्मीद करूँगा कि एक नोट्स आप अपना A4 साइज पन्ने पर बनाएं और इसमें मेरे अपने विचार भी रहेंगे। तो शुरू करते हैं। ग्लोबलाइजेशन के शब्द को पहले हम समझें, शुरुआत कहाँ से हो रही है। देखिए 85% ग्लोबली 85% ऑर्गेनाइजेशंस आर रन बाय द प्राइवेट सेक्टर्स। पूरे ग्लोबल की बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया में 90% जो है प्राइवेटाइजेशन है और आप हमेशा देखो प्राइवेट सेक्टर बूम करता है। प्राइवेट सेक्टर की आप ग्रोथ इन कंपेरिजन तो सरकारी देख लोगे ना, डर जाओगे। प्राइवेट सेक्टर बहुत तेजी से ग्रोथ करता है और इसका मुख्य कारण ये है कि वहाँ पर आपके टेक्निकल स्किल को जोर दिया जाता है। और इसीलिए नई शिक्षा नीति में, उसका भी एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, इन्वायरमेंटल साइंस का जो नई शिक्षा नीति में जो आया है सिलेबस, वो टाइप हो रहा है, वो भी वीडियो इसमें पड़ जाएगा सेमेस्टर वाइज। तो उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत एक प्रोग्राम चल रहा है वोकेशनल, उसको आप जरूर करो। देखो MSc के दौरान मैं हमेशा कहता हूँ कि साइड बाय साइड आप कुछ ना कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग लो, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट है, जैसे फायर एंड सेफ्टी है, हेल्थ एंड सेफ्टी है। मैं खुद अपने डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये पूरा प्रयास कर रहा हूँ और हम प्रिंसिपल सर के भी संज्ञान में ये बात है, उन्हीं के दिशा निर्देश पर ये कार्यक्रम हमारे यहाँ भी चलेगा, जिसमें कि मैं बच्चों को बोला था कि आपकी एक डिसर्टेशन के लिए हम अपने यहाँ ओपन करेंगे, ओपन टू ऑल हो जाएगा। तो वो भी प्रोग्राम चल रहा है, सेटअप है, डिपार्टमेंट रेट ऑन ट्रैक आ रहा है धीरे धीरे। तो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत हम आप लोगों को जोड़ेंगे, बने रहिएगा एक बहुत ही फ्रूटफुल कैरियर के लिए। और जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो पहला ही शब्द दिमाग में आता है कि फ्री टू ट्रेड। सब व्यक्ति ग्लोबलाइजेशन में आते हैं। आपको मालूम है, आप कहते हैं कि मैंने टैक्स नहीं दिया। अगर आपने माचिस की तिल्ली खरीदी ना, माचिस का डब्बा, तो भी आपने टैक्स दिया। एनीथिंग यू बाय यू आर अ टैक्स पेयर। और टैक्स जो होता है उसको देने से डरना नहीं चाहिए, और क्योंकि जो टैक्स होता है उसी पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बनाती है। खैर, फ्री टू ट्रेड का मतलब आप देखिए, अभी ज्वलंत मुद्दा मैं उठाता हूं किसान के लिए। एक MSP तय कर दी है सरकार, एक MSP तय कर दी है सरकार ने कि आप इस रेट पर, ये मिनिमम आपका जो है प्राइस है, इस पर आप जो है प्रोडक्ट अपने बेचेंगे। किसान को ये स्वतंत्रता बहुत सालों बाद मिली, बहुत सालों बाद मिली। और इसका मुद्दा स्वयं कपिल सिब्बल जी ने उठाया था सभासद उसमें, संसद में, कि किसान को स्वतंत्रता दी जाए। भाई जरूरी है, खेत उसका, मेहनत उसकी, धान उसका, उसकी लागत, तो रेट तय करने का भी अधिकार उसको देना चाहिए। तो किसान के लिए सरकार ने ये फ्रीडम दे दिया कि हम आपको एक प्राइस बताएंगे, उस प्राइस के बाद भी आप अपना प्रोडक्ट बेच सकते हो किसी को भी। जैसे मान लीजिए कि आप बासमती चावल उगाते हो या कोई भी चावल अच्छे क्वालिटी का उगा रहे हो या गन्ना अच्छे क्वालिटी का उगा रहे हो, आप फ्री हैं। जो भी इंडस्ट्री आपको अच्छा प्राइस देगा, MSP से ज़्यादा देगा, आप बेच लो, आप बेच दो।
तो ये स्वतंत्रता आपको प्लस बेनिफिट देती है, किसानों को फ्रीडम देती है। अब इसमें दिक्कत क्या हुई, जो बीच के वर्ग है, जो किसानों से 15 रुपये में खरीद के और 45 और 60 रुपये में बेचते थे, तो उनको प्रॉब्लम हो गई। और वही प्रॉब्लम आप देख रहे होंगे हर जगह दिख रही है। किसान को कोई दिक्कत नहीं है, किसान को कोई भी दिक्कत नहीं। जो नई किसान की जो आपकी पॉलिसी है उसमें यही है कि भाई आप एकदम फ्री हो, एकदम फ्री हो। आप एमएसपी से ज़्यादा जो भी, मान लीजिए ABC 3 खरीदार हैं और मैं एक किसान हूँ, मेरे पास चावल है, मेरे पास गेहूं है, मेरे पास सरसों है। अब मान लीजिए कि मेरा सरसों की क्वालिटी अच्छी है, तो सरसों की क्वालिटी अच्छी होने पर मैं सरसों को 80 रुपये किलो के रेट से बेचना चाहता हूं, ठीक है, एमएसपी से ज़्यादा। मैंने तीनों को बोला भाई आप में से जो 80 रुपये देगा मैं उसको दे दूंगा। बी बोलता है मैं दूंगा 80, सी बोलता है मैं 85 दूंगा, मैं फ्री हूं। नो, अब नई किसान नीति के अकॉर्डिंग मैं फ्री हूं टू ट्रेड विथ सी रादर देन ए एंड बी, रादर देन ए एंड बी, और डायरेक्ट कम्युनिकेट करके मैं बेच सकता हूं। अब देखो गूगल पे जाकर देखो, काउ डंक केक टाइप करो, अमेजोन पे आपको काउ डंक केक मिलेगा। ये 5 रुपए का 10 रुपए का एक गाय का गोबर का कंडा। दिस इज ट्रेड, और यही फ्रीडम किसान को चाहिए था, सदियों से चाहिए था, और ये सदियों से लगातार किसान इसकी मांग कर रहे थे और किसान की मांग पूरी हो गई। तो बिचौलिए जो हैं उनको दिक्कत हो गई। भाई जो ऑडी और मर्सिडीज में घूम रहे थे, मेहनत किसान कर रहा है और बीच का धन आप लेके जाके मर्सिडीज खरीद के घूम रहे हो, उनको दिक्कत हो गई। उनके बंगले और उनके जो पैसे हैं, फाइनेंशियल सोर्सेज रुक गए। तो दर्द तो होगा ही, दर्द तो होगा ही। मैक्सिमम आप रेट ऑफ सक्सेस देखो, एंटरप्रेन्योर्स जो नए नए लड़के आ रहे हैं, एक एक वेब डिज़ाइन, एक एक इंजीनियरिंग हाइड्रोपोनिक्स पे काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए, करोड़ों रुपए। अभी भारत सरकार कई जब टेस्ला से काम कर रही है, टेस्ला के साथ, कि टेस्ला इंडिया आ जाए और मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट हम उस पर करें, लॉन्च करें। टेस्ला के इंडिया में आते ही भारत की इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि हम एक साथ 2 सेक्टरों को समझेंगे। पहला बेरोजगारी का जो मैटर है, दूसरा जो मैटर आएगा सामने, वो आएगा इन्वायरमेंट को लेकर पेरिस एग्रीमेंट का जो हमारा डिक्लेरेशन है, हम उसको भी हैंडल कर ले जाएंगे। तो एक साथ 2 चीज़ें होंगी। और जो लोग कहते हैं ना कि रोजगार नहीं, रोजगार नहीं, वो रोजगार सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर को, जॉब को मानते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी ही अगर रोजगार है आपके हिसाब से, तो बाकी सब लोग बेरोजगार हो गए, बाकी सब लोग बेरोजगार हो गए, अगर यही डेफिनेशन है आपका। तो देखिए, सरकार की सारी नौकरियां, चाहे आप आईएएस हो, पीसीएस हो, चाहे आप सिविल सर्वेंट में कोई भी रैंक पे हो, कुछ भी हो, पुलिस हो, कुछ भी, ये सब चाकरी है। नौकरी सिर्फ सेना की है, ये जान लीजिए। बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री होंगे, पर आई डिडंट, क्योंकि मैं अपना रूट में खुद, अपना ट्रैक में खुद बनाता हूं। सब नौकरियां, चाहे सिविल सर्विस की हो, सब चाकरी आती है, सब चाकरी। नौकरी सिर्फ एक है, सेना, सम्मान। आओ तो यार तिरंगे में और जाओ तो यार तिरंगे में, ये सम्मान रेयरेस्ट है। तो कृपया करके ऐसे को तुलना मत करें। प्राइवेट सेक्टर भी जॉब दे रहा है, प्राइवेट सेक्टर भी जॉब दे रहा है, समझ लीजिए, नौकरी वो भी है। बेरोजगारी का जो आप जो कह रहे हैं कि बेरोजगार है, ऐसा नहीं है, रोजगार वहाँ पे भी है। टेस्ला के आती है और रोजगार बढ़ेगा, एप्पल के आती है और रोजगार बढ़ेगा, सैमसंग के आती है, पर रोजगार आपको मिलेगा कब? प्राइवेट सेक्टर में। यू शुड हैव टू नीड अ टेक्निकल हैंड। अगर आपको टेक्निकल नॉलेज है तो यू आर सेटिस्फाई इन योर जॉब इन ए प्राइवेट सेक्टर। और बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि प्राइवेट सेक्टर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक होल्ड है बस, नथिंग एल्स। पर प्राइवेट सेक्टर के पास इसका फ्रीडम है। ग्लोबलाइजेशन प्राइवेट की देन है, गवर्नमेंट की नहीं है, प्राइवेट की देन है, जिसके कारण जो आप अपने हाथ में सैमसंग या एप्पल या ओप्पो या रेनो या रियलमी, जिस फ़ोन से भी ये सुन रहे होंगे, ये ग्लोबलाइजेशन की ही देन है, एग्जाम्पल है ग्लोबलाइजेशन का। आपके हाथ में जो है बंधी हुई घड़ी,
टाटा की टाइटन की घड़ी आपकी, अमेरिका में आप बैठे हैं टाइटन की घड़ी पहने हैं, ग्लोबलाइजेशन है। इंडिया में बैठे हैं डेनिम्स की जीन्स पहन रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन है। लैपटॉप एप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन है। सैमसंग की टीवी इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन है। ये सब ग्लोबलाइजेशन है और धीरे धीरे ग्लोबलाइजेशन ही हमारे इकोनॉमिक्स को बूम करने का सबसे बड़ा फैक्टर बन रहा है। तो इससे कतई परेशान ना हो कि रोजगार है, यू शुड हैव टू मेक योर सेल्फ टेक्निको फ्रेंडली। आप टेक्निकल बनो, आपके पास जॉब हो जाएगी। तो उसी सिलसिले में मैं भी जो है बच्चों के लिए अपने प्रोग्राम मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं एकदम लगा हुआ हूँ। और जैसे ही हम बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन फ्री टू ट्रेड है, खट से उसका डेफिनेशन और इन्हांस हो जाता है। क्योंकि सवाल ये दिमाग में आएगा कि क्या हमें ग्लोबलाइजेशन की जरूरत है, तो दिमाग में आंसर पहला आएगा यस वी नीड ग्लोबलाइजेशन। एंड इफ वी नीड ग्लोबलाइजेशन देन द डेफिनेशन इज गेटिंग मोर एंड मोर वाइडर। और ये डेफिनेशन आप जो देख रहे हैं, इट इज एन हाइपर डायनेमिक मल्टी डायमेंशनल ऑन गोइंग एक्सेलरेटिंग प्रोसेस, ये मेरा बनाया हुआ है। ये एक हाइपर डायनेमिक्स, मल्टीपल लेयर्स, मल्टी डायमेंशन, हर डायमेंशन में आप इस्तेमाल करें। दूध बेचने से लेकर, दूध की मार्केटिंग से लेकर कंडे की मार्केटिंग अमेजॉन तक, दूध से लेकर कंडे की मार्केटिंग अमेजॉन तक, देख रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन है। ये फ्लिपकार्ट तक ग्लोबलाइजेशन है। ये टाटा CL2 ग्लोबलाइजेशन है। ये सारी चीज़ें ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत आपको दिख रही हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं, लक्स का बोर्डिंग लगा हुआ है बहुत बड़ा सा, लक्स साबुन से शाहरुख खान नहा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन है। ये सब उसी कैटेगरी में आता है, सारा का सारा चीज उसी कैटेगरी में आता है। तो डेफिनेशन इसका हाइपर डायनेमिक मल्टी डायमेंशनल ऑनगोइंग एक्सेलरेटिंग प्रोसेस आता है। एक्सेलरेटिंग क्यों? क्योंकि निरंतर ये बढ़ रहा है, निरंतर ये मॉडिफाई हो रहा है। कहां देखेंगे मॉडिफिकेशन? पहले आया सैमसंग गुरु, अब सैमसंग का फोल्ड वाला मोबाइल आ गया, देख रहे हैं। आप कार को देखो, जैसे कार है, मान लीजिए कि आप कोई कार खरीदने जा रहे हो, तो शुरुआती वेरिएंट है ऑरा एस, फिर ऑरा SX, फिर ऑरा SX प्लस, समझ रहे हैं, फिर ऑरा XX प्लस ब्रैकेट में O। वेरिएंट क्या हो, वेरी कर रहा ना, वेरिएंट वेरी कर रहा है। ये एक्सेलरेटिंग प्रोसेस है, ग्रोथ है, ये ग्रोथ है। आप कोई भी शर्ट खरीदने जा रहे हो, एरो में भी कई चीज़ें आती हैं, स्टूडेंट कॉर्नर, वो पार्टी वियर, प्रोफेशनल, ये क्या है, ग्रेड है, ब्रांड है, ब्रांड का ग्रेडिंग है। तो ये एक्सेलरेटिंग प्रोसेस करके इसको ग्रो कराते हैं। तो यस वी नीड ग्लोबलाइजेशन। अब इन्वायरमेंट को डिस्कस करिए। अभी तो ग्लोबलाइजेशन थे, अब आइए अपने इन्वायरमेंट पे। क्योंकि देखो भाई, हम कोई भी ग्लोबलाइजेशन करेंगे ना, वो होगा तो इन्वायरमेंट में ही। अब कोई भी बिजनेस बनाओ, कोई भी XYZ, कोई भी बिजनेस, वो सब का सब इन्वायरमेंट के अंदर ही आएगा। कैसे? समझिए इसको। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, किसी रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं नेचर से, और फिर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अगर वो रिसोर्स कम हो गया तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। प्रोडक्शन कम होने पर क्या होगा कि उसकी प्राइस आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी। ज़्यादा प्राइस भी इंक्रीज कर देने पर उसकी सेल प्रभावित होगी, नतीजा आपकी इंडस्ट्री खतरे में आ जाएगी। पहले तो आप शेयर निकालेंगे, फिर उसके बाद से आप डिवेंचर निकालेंगे, समझ रहे हैं। शेयर का पैसा आप रिटर्न करें ना करें उससे मतलब नहीं है, पर डिवेंचर अगर आपने प्रोड्यूस कर दिया इंडस्ट्री में, अपना किसी भी कंपनी का डिवेंचर आपने लिया, तो उसने अपने आप को बेच कर भी आपका मूलधन वापस करना है। तो अब ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा है? इन्वायरमेंट में हो रहा है। इन्वायरमेंट मतलब सराउंडिंग, इन सर्किल। अगर जो है हम प्रिफर कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन को, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेटरी रिसोर्सेज। और अगर हम अपने प्लैनेटरी रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो यस वी नीड दिस, हमें इसकी ज़रूरत है, और बिना इसके हमारा काम नहीं होना है, एकदम भी नहीं होना है। देखिए मेरा क्लास ये बहुत सरल तरीका है। कान में बच्चों आप लोग हेडफोन लगा लो
और सुंदर इसको कहानी की तरह सुनो, ठीक है। जहाँ दिक्कत होगी मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। मैं बच्चों के लिए ही हूँ यहाँ पर। मुझे बहुत सारा इसमें पता नहीं कैसे ऐड आ रहा है, मैं आप लोगों को क्षमा चाहता हूँ उन एड्स के लिए, क्योंकि मैंने मोनेटाइजेशन के लिए इसको नहीं रखा है। ये यूट्यूब की पॉलिसी है, मेहनत हम कर रहे हैं, खाए कोई है, तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है उस ऐड से, आप उसको स्किप कर सकते हो। मैं मोनेटाइजेशन पैसे के लिए मैं कभी यहाँ था ही नहीं। ये तो एक सोर्स है कि ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम के तहत मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो अगर हम इन्वायरमेंट को देख रहे हैं और हम बोल रहे हैं यस वी नीड ग्लोबलाइजेशन, देन वी नीड सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन। यदि हम इन्वायरमेंट को भी अपने देख रहे हैं कि भाई हमें इन्वायरमेंट भी जरूरी है, आई एम कंसर्न विथ माई इन्वायरमेंट, देन वी नीड इन्वायरमेंट। एंड उसी समय हम दूसरी लाइन बोल रहे हैं यस वी नीड ग्लोबलाइजेशन, देन ऑल्सो वी नीड इन्वायरमेंट। एंड फॉर द सेम cumulative text we are saying that we need a sustainable globalization around the world. Then the definition of sustainable globalization, the roof of nature within which we willing to get globalized. ग्लोबलाइज्ड इन्वायरमेंट की एक परिभाषा बनेगी कि रूफ ऑफ नेचर, प्रकृति की वो छांव जहां पर हम ग्लोबलाइज्ड हों। ग्लोबलाइजेशन कैसा होना चाहिए? आप फोटो देख रहे हैं, काफ़ी आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर अपने। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि फाइनेंशियल ट्रेड को इंक्रीज करना ऑन द कॉस्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट, ऑन द कॉस्ट ऑफ कोलैप्सिंग इकोलॉजी। अगर ये ग्लोबलाइजेशन है अभी तक का, it is disastrous. We have recently in the race of globalization changes our Indian Ocean, our Arabian Ocean, our Bay of Bengal dipoles. हम पढ़ रहे पर्यावरण में हो रहे वाले बदलाव के कारण हम इस अंधी रेस में पर्यावरण की जो बलि चढ़ा रहे हैं उसका खामियाजा हम अपने सामने भोग रहे हैं। 10 मिनट की बारिश दिल्ली बाढ़ में समुद्र बन गया दिल्ली। 10 मिनट की बारिश, हैवी एक्सेसिव रेनफॉल, उत्तराखंड लार्जेस्ट लैंडस्लाइड जोन। वी आर चेंजिंग एनवायरनमेंट, वी आर ट्रिगरिंग द डिजास्टर्स अराउंड द ग्लोब। तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, सुमात्रा, इंडोनेशिया, अमेरिका, कोलोराडो, उत्तराखंड, फॉरेस्ट फायर से पीड़ित हो रहे हैं। जंगल के जमीन के नीचे आग पिछी पड़ी है। ये क्या है? ये हमारी ही गलतियों का खामियाजा है जिसको हम भोग रहे हैं। तो कोलैप्स, इकोलॉजी को कोलैप्स करके हम ग्लोबलाइजेशन को नहीं पा सकते। सक्सेस की परिभाषा इकोलॉजी के कंधे पर बंदूक रखकर दागने से नहीं मिलेगी। वी नीड सस्टेनेबिलिटी। फैक्टर्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ग्लोबलाइजेशन को एक ब्रेक थ्रू या एक टर्न अप दे सकते हैं? पहला, डिक्लाइनिंग डेमोग्राफिक ग्रोथ रिजल्टिंग enormous pressure on resource based ecosystem and global biome of our planet. जो डेमोग्राफिकली ग्रोथ है मार्केट का, मार्केट वाइज परचेजिंग कैपेसिटी के आधार पर मैं बोल रहा हूं, अगर ये डिक्लाइन हो रहा है, और ये डिक्लाइन कब होगा? जब हमारे रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा। रिसोर्सेज पे प्रेशर पड़ेगा तो हमारा जो बायोम ऑफ दिस प्लेनेट है वो प्रॉब्लम में आएगा। हम ग्लोबल बायोम को सेक्रीफाइस करने के कगार पे पहुंच जाएंगे। हर साल 25,000 स्पीशीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पर डे ग्लोब से विलुप्त हो जाते हैं, खत्म हो जा रहे हैं। 20% डेवलपिंग कंट्री एक्सप्लॉइटिंग 80% ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये मैं हमेशा बोलता हूं और ये एकदम हकीकत है। 80% ऑफ डेवलपिंग कंट्री
are dependent upon remaining 20% of natural resources. Quite unequilibrium distribution of resource ह्यूमैनिटी को वॉर की तरफ ले जाता है, ह्यूमैनिटी को वॉर की तरफ ले जाता है। 43% ऑफ द वर्ल्ड पीपल टेस्टेड कोको कोला। ऑब्वियसली कोई ना कोई व्यक्ति कोको कोला तो कोको कोला मीन्स कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक, थम्स अप, मिरिंडा, फैंटा, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप रख लो, लोगों ने पिया ही होगा। और 57%, ध्यान दीजिएगा, इसको आप ध्यान से पढ़िए, इसको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, आपका नोट्स बन जाएगा। 57% धरती की आबादी के पास शुद्ध पीने का जल नहीं है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, सेफ सैनिटाइजेशन प्रोसीजर नहीं है। पूरे दुनिया में आप ताजुब करोगे, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां पर सरकार सैनिटाइजेशन के लिए एक बहुत बड़ा प्रोग्राम चलाती है। आबादी के मामले में हम बहुत तगड़े से ग्रोथ किए, और जितना ज़्यादा हमारे पास आबादी होगी सब चीज़ महंगी हो जाएगी, सब चीज़ महंगी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 1 किलो सेब आपके पास है, एक आदमी खरीदने आया तो आप उसको 40 रुपये में बेचेंगे। अब एक साथ 10 लोग खरीदने आ गए तो आपकी लॉटरी लग गई, आप उसको महंगा करके बेच सकते हो। जाहिर सी बात है, इससे सरल एग्जाम्पल हमारे पास कुछ नहीं होगा। आपके पास 1 किलो सेब है, एक आदमी खरीदने आया, भैया हमको एक आधा किलो दे दो, आप उसको 20 रुपये में दोगे, 40 रुपये किलो बताओगे। अभी 2 कस्टमर आ गए तो कब भैया 1 किलो बचा है, आधा किलो आप ले लीजिए, आधा किलो आप ले लीजिए, 60-60 रुपये किलो है। समझे? ये पॉपुलेशन का इम्पैक्ट। बढ़ रही जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमारे रिसोर्स हमेशा से ही कम होते चले जाएंगे, और इसी के कारण महंगाई तेजी से बढ़ेगी। हम इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं। भाई आप दोपहर में ऐसे आँख पे अपने हाथ रख लीजिए और कहिए रात हो गया, तो रात नहीं हो जाता है। हमें अपनी जनसंख्या को पहले ही ध्यान देना होगा। हमें यह समझना होगा कि आबादी बढ़ रही है, और बढ़ रही आबादी के अकॉर्डिंग हमको प्राइस बढ़ाना है, क्योंकि सबके लिए हमारे पास सब कुछ नहीं है। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। एक मात्र ऐसी कंट्री जो लोगों के सैनिटाइजेशन के लिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत टॉयलेट और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था कर रही है। सरकार चोर नहीं होती है, हमारी जो नीयत होती है ना, वो चोरों वाली होती है। सरकार पैसा दे रही है, और कहाँ पैसा खाया जा रहा है? मीडिएटर्स, प्रधान, ग्राम समाज, विकास अधिकारी, ये करप्ट हैं, ये खा रहे हैं पैसा। नहीं तो 12,000 में बहुत बढ़िया शौचालय बनता है भाई साहब, चाहो तो गूगल करके देख लो। 12,000 रुपीज़, 10,000 में तो मैक्सिमम 10,000 मान के चलो, मैक्सिमम 10, बहुत बढ़िया शौचालय बन जाएगा, टाइल्स लगा हुआ। पर हमारी नीयत खराब है, इसमें सरकार की गलती नहीं है। आप सरकार को मत दोष दीजिए, आप उस गधे प्रधान को दोष दीजिए और उसकी कंप्लेन करिए कि भाई हमारे यहाँ टॉयलेट का आया था। हाँ, पर कंप्लेन तब करिए जब आपके हाथ रंगे ना हों, आप गलत ना हो, तब कंप्लेन करिए। एक कोल्ड ड्रिंक 500 ml की जब बनती है, 1000 ml फ्रेश ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है। मतलब अगर आप एक 500 ml का कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, तो ये आप मान के चलिए कि 1000 ml पानी वेस्ट हो चुका होगा, फ्रेश ग्राउंड वाटर। 1947 से एक ग्लोबल आंकड़ा सामने आया मेरे, 70% फर्टाइल लैंड बंजर हो गई पूरी तरह से पूरी धरती पर। 17%, 17%, और ये हर साल इंक्रीज कर रहे हैं, हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। मोर एंड मोर वी आर इंपाउंडिंग फर्टिलाइजर्स इन आवर फील्ड, वी आर डैमेजिंग आवर एनवायरमेंट ऑफ दैट एग्रीकल्चरल लैंड। अब ये स्ट्रेस कहाँ से क्रिएट हो रहा है, इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि मेरे पास 1 बीघा खेत है,
मैंने उसको प्लॉट करके बना दिया घर। उसमें 100 कुंटल धान उगता था, मान लीजिए लेट अस सपोज। अब वो खेत तो बन गया घर, तो 100 कुंटल धान कहाँ से आएगा? पड़ोस में भी आपके एक खेत था, उसमें भी 100 उगता था, तो 200 कुंटल उगता था। अब आप पड़ोस वाले से चाहेंगे कि वो 200 कुंटल उगा ले जाए, तो नहीं उगा पाएगा, और यह स्ट्रेस है। फिर उसके बाद से प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की तरफ बढ़ेंगे, जो कि हमारे जीन पर इम्पैक्ट डालता है। बिना ये सोचे समझे, भाई पहली तो प्राथमिकता है खाएं, पहली प्राथमिकता है खाएं, फिर जो होगा देखा जाएगा। पर उस खाएं में हम जो खा रहे हैं वो हमारे जीन पर असर डालेगा। अभी तक इस पर रिसर्च हो रहा है कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट डालेगा। तो स्ट्रेस क्रिएट कर दिया हमने 200 टन का दूसरे खेत पर, और दूसरा वाला भी कहा चलो हम भी प्लॉट कर लें, तो तीसरे पे जाएगा 200 टन उस पर, मतलब उसको 300 टन धान उगाना है, गेहूं उगाना है। ये जो भूख है हमारी ना, कि हमारे पास खेत को प्लॉट बनाकर बेचने की, ये प्लॉटिंग का प्रोसीजर अनयूज्ड लैंड प्लानिंग में आता है। हम खुद इसके जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं, किसी को और दोष नहीं दीजिए। आपका खेत कोई आपके ऊपर हथियार लगा के नहीं लिखवा लेगा, समझ रहे हैं? आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। आप बेचे, उसने प्लॉटिंग की, आपको रिक्वायरमेंट क्यों पड़ गई? आवश्यकता से अधिक चद्दर को आपने चद्दर से बाहर पैर निकाला। अनमैनेज प्रैक्टिस जो होता है ना, वो बहुत डेंजरस हो जाता है। फिर वही मैंने इनप्रॉपर जो है 1.7 से 3.6 टन पर हेक्टेयर क्रॉप प्रोडक्शन एवरी 5 ईयर डिक्लाइन कर रहा है, ये आंकड़ा है। ये जो मैं देखिए सेंसेक्स से सेंसेक्स जो आपका जो जनगणना से जनगणना का होता है, उसी को मैं डेटा मानता हूँ। जैसे जिस साल जनगणना हुई उस साल का जो डेटा होगा वही ऑथेंटिक डेटा माना जाता है। बीच में तो रिपोर्ट्स आती रहती हैं, वो फ्लक्चुएशन, उसका कोई मतलब नहीं है, पर जनगणना से जनगणना का डेटा ऑथेंटिक होता है। इसीलिए मैं ऑथेंटिक डेटा रखता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको कई सारे बच्चे कई आयाम में पढ़ते हैं। दस से 40% जो है जीडीपी डिक्रीज हो गई ड्यू टू क्लाइमेट चेंज ऑल ओवर द वर्ल्ड। हर कंट्री की 21st सेंचुरी में। और रही कहीं कसर, कोरोना और जीका जैसे वायरस पूरा कर देंगे। और आप क्लाइमेट चेंज पे ध्यान न दें, नतीजा आपके सामने है। अब हम सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो जब हम सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो हमको ये समझना होगा कि जो ग्लोबल हमारा जो गेम है डेवलपमेंट का, जो खेल हो रहा है डेवलपमेंट के नाम पे, ये ऑन द ग्राउंड ऑफ एनवायरनमेंट हो रहा है। और यही चीज़ प्रॉब्लमेटिक है जो अभी तक मैं बोल रहा हूँ, यही चीज़ प्रॉब्लमेटिक है। हम चाहते हैं कि हम एक स्पेसशिप बनाकर मंगल पे रह लें, मंगल को हैबिटेबल बना दें। मंगल को हैबिटेबल बनाने के लिए आप जब अगर मंगल को हैबिटेबल बनाओगे और मंगल पे जाके बसोगे, तो क्या सोचते हैं कि आप मंगल पे बसने लायक हैं, एलिजिबल हैं? मंगल पे जाने के लिए, मात्र मैं कह रहा हूँ जाने के लिए, अमेज़ॉन का सीईओ अभी अंतरिक्ष में गए थे। तो कौन गए थे? अमेज़ॉन के सीईओ। उनकी सैलरी क्या है? सैलरी देख लीजिएगा। तो अब आप सोचिए कि आप गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में से कौन सा व्यक्ति कभी आईएएस को देखा अंतरिक्ष में जाते हुए है? डिफेंस वालों को छोड़ दिए, मैं हमेशा बोलता हूँ डिफेंस सबसे पहले, वो भाई मेरे सबसे आगे, वही नौकरी है, बाकी सब चाकरी है। ठीक है? कौन गया? अमेज़ॉन का सीईओ गया, सैलरी उसकी देखिएगा गूगल करके। तो उतनी तनख्वाह आपकी होगी तब आप मंगल पे जाके बसेंगे। एप्पल कंपनी के सीईओ की तनख्वाह बराबर होंगे तो आप मंगल बसेंगे, और नहीं तो यहीं धूल फाँकेंगे। तो भाई जब 9 प्लैनेट में आपके पास 8 है, 9 बोला हूँ मैं क्योंकि 9 प्लैनेट हैं। 8 प्लैनेट के इसमें अगर हम मंगल पे जाके बस रहे हैं
तो हमारा उतना वहाँ पे खर्चे लग जाएगा। जो आप 20 रुपये पानी पी रहे हैं वहाँ पे लाखों रुपए बोतल पानी होगा, पी पाएंगे उसको? सब्जी बना पाएंगे? जो फ्रीडम, जो स्वतंत्रता प्रकृति ने हमको इतनी खूबसूरत धरती पे दी है वो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। और इसी प्लैनेट को हमको बचाना है। हम कोई पड़ोस के प्लैनेट की बात नहीं कर रहे हैं। कोई एवेंजर, कोई सुपरमैन, कोई ही मैन नहीं आने वाला आपके प्लैनेट को बचाने के लिए। साहब, आपको खुद ही बचाना होगा, खुद ही बचाना होगा। और खुद ही बचाने के टेक्निक को हम सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन कह रहे हैं। हमारे पास सब फैसिलिटी हो जाए, सब फैसिलिटी। हमारे पास मर्सिडीज बेंज हो या रॉयल्स रॉयस फैंटम हो, हमको ऑफिस जाने के लिए जो है एरोप्लेन से जाएं, हम अपना खुद का चार्टर्ड हो, एकड़ों में ज़मीन में घर बना हो, मेरा सारी फैसिलिटी हो, सब कुछ हो। पर आपसे बस इतना कह दूं कि पीठ पर 14 लीटर का सिलेंडर लाद लीजिएगा तभी बाहर निकलिएगा, नहीं तो वहीं गेट पर ही आप जाएंगे मर। तो इतना सुनते ही आप मर जाएंगे। कह दें कि उस BMW में बैठने के लिए और मर्सिडीज में बैठने के पहले आपको स्पेस सूट पहनना पड़ेगा, क्योंकि ओजोन परत आपने ख़त्म कर दी है। वहीं दिमाग काम करना कर देगा बंद। कैसे पहन के बैठोगे स्पेस सूट रॉल्स रॉयस फैंटम में, खुद फैंटम लगोगे। तो ऐसा ना हो इसलिए चिल्ला रहे हैं लोग कि हमको सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन चाहिए। ग्लोबलाइजेशन तो चाहिए ही चाहिए, पर वो सतत विकास क्रम के आधार पर होना चाहिए। हमको किसी और प्लैनेट से रेस नहीं लगाना है। कंपटीशन हमारे को कहीं नहीं है, कंपटीशन कहीं नहीं है। ये हमारी सोच है, ये हमारी सोच है कि जंगल का राजा शेर है। ये हमारी सोच है। जंगल पे कौन राज करता है? शेर तो हाथी से डरता है, तो काय का राजा हो गया? काय का राजा भाई? सिंपल सी बात है। अब आइए इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन पर। वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है और CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, रायो समिट 1992 में इंट्रोड्यूस किए इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्वेश्चन आया, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम कब से डेवलप हुआ? 1992। कहाँ पर? रायो समिट में। और यहाँ पर एक बात रखी गई कि हमें स्टैंडर्ड्स को इम्फेसिस करना होगा कि हम किस स्टैंडर्ड का जो है एनवायरनमेंट में रहें। चाहे आप एटमॉस्फेयर के लिए बात कर रहे हों, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर की बात करें, या आप ये कह लो कि एयर, वाटर, सॉइल की बात करो, तो स्टैंडर्ड्स प्रिस्क्रिप्शंस की जो बात की गई वो यहाँ से उभर कर आई। और इसमें जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड है और यूरोपियन इको मैनेजमेंट ऑडिट सिस्टम का जो है उसका सर्टिफिकेशन का बात किया गया कि हर इंडस्ट्री को इस सर्टिफिकेशन प्रणाली से होकर गुजरना है। इसीलिए आजकल जो है निबॉस जैसे कोर्सेज़ को बहुत बूम है, क्योंकि भाई निबॉस पढ़े लड़का तो जो है उसको सर्टिफिकेशन का ज्ञान होगा, तो इंडस्ट्री वाले उसको रखते हैं कि भाई कौन सर्टिफिकेट ले लें, कौन सर्टिफिकेट ले लें। अभी उस पर भी आगे चर्चा होगी। तो पहला जो इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट इशू हुआ वो BS 7750 7750 था 1992 में, फॉर इन्वायरमेंटल असेसमेंट इशू हुआ। और अब ऑल ओवर वर्ल्ड ISO सर्टिफिकेशंस जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। ये 1992 से प्रमोशन की बात शुरू हुई। 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस में हम जगे, ठीक है। फिर दूसरी जब अंगड़ाई लेके जब बिस्तरे से उतरे हैं तो वही 1992 है, रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील। फिर पहला स्टैंडर्ड जो सीरीज जारी किया गया वो 1996 में जारी किया गया, ISO स्टैंडर्ड 14000, विच स्टैंड फॉर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। और इस समय हमारे लोगों के पास करीबन 19,500 प्लस स्टैंडर्ड्स हैं। हर चीज़ के स्टैंडर्ड्स हैं, हर चीज़ का सर्टिफिकेशन है। जैसे कभी आप कोई खाने का प्रोडक्ट लो तो देखो FSSAI का उसमें मोहर लगा रहता है। वो क्या है? वो स्टैंडर्ड दे रहा है, वो सर्टिफिकेट दे रहा है। उसी तरह इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन उसमें देते हैं। अब इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन में 3-4 जो सस्टेनेबल ग्लोबल के पिलर्स हैं वो कौन कौन से हैं?
पहला है सोसाइटी, इन्वायरमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक। ये 4 मजबूत खंबे हैं जिस पर सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन टिका हुआ है। सोसाइटी शुड बी अवेयर अबाउट दिस। सोसाइटी को अवेयर रहना चाहिए अपने इन्वायरमेंट के प्रति, इसीलिए एजुकेशन का टूल फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल इंट्रोड्यूस किया गया, इन्वायरमेंटल साइंस। क्यों कहते भाई इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ो, क्यों? वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इससे जॉब अपॉर्चुनिटी तो है ही, प्लस अवेयरनेस। एक तीर से दो शिकार, एक तीर से दो शिकार। फिर उसके बाद से इन्वायरमेंट अपना खुद का जो उसका प्रोटोकॉल है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई, सतत विकास की। सतत विकास की बात करेंगे तभी हम ग्लोबलाइजेशन को सस्टेनेबल बना पाएंगे। और इकोनॉमिक्स, अर्थ बिना सब सून। अब अर्थ 2 प्रकार का है, एक अर्थ मतलब धरती जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, और एक अर्थ मतलब पैसा। वो गाना भी है, पैसा पैसा है। पृथ्वी जो है वो महाराज पृथ के नाम पर रखी गई थी। पृथ्वी का नाम जो है, पृथ्वी महाराजा पृथ के नाम पर पड़ा था। और महाराज पृथ जो थे वो राजा जनक, भगवान श्री राम के जो वंशावली है उसमें आते हैं। वो इकलौते ऐसे राजा थे जिन्होंने 99 राजसूर्य यज्ञ किया था। राजसूर्य यज्ञ मतलब चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट। पूरा धरती उन्होंने जीत लिया था। तभी आप देख रहे हैं कि कंबोडिया, अमेरिका, और जहाँ खोदिए वहाँ आपको शिवलिंग मिलेंगे, जहाँ खोदिए वहाँ आपको जो है रामायण और महाभारत के काल के लोग चित्रण होगा। वो सब इसीलिए मिल रहा है क्योंकि वो सब हिंदुस्तानियों के द्वारा राज्य था, वहाँ पे हमारा राज्य विस्थापित था। तो खैर, तो सर्टिफिकेशन पिलर्स, कोई भी सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन का सर्टिफिकेट 4 पिलर के आधार पर दिया जाता है। सोसाइटी, उसका इन्वायरमेंटल बेनिफिशियल क्या है, इकोनॉमिक्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वो कितना इंफेसिस है। कोई भी सर्टिफिकेट, गांठ बांध लीजिए, नोट कर लीजिए, कोई भी ISO सर्टिफिकेट तभी आपको मिलेगा जब वो 4 पिलरों को कवर करेगा। इकोनॉमिक्स मीन्स कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, वीडियो डाला हूँ। सोसाइटी मतलब समाज, मतलब हम आप, हमारा बेनिफिट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, NTA और NGT एक्ट देखेंगे आप उसमें। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट का पहला वीडियो इन्वायरमेंट पे ही पड़ा है। इन्वायरमेंट प्रकृति, हमारी खुद की नेचर, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास। क्या हमारी इंडस्ट्री बाइज्ड है सतत विकास करने के लिए? इफ़ यस, और इन सारे चारों का आंसर आता है यस, देन यू शुड गेट सर्टिफिकेट। और कुछ नहीं है ये सर्टिफिकेशन प्रोसीजर, कुछ नहीं है, डरो नहीं। जैसे आप देखो कि एडमिशन फार्म भरते हो, ठीक है, बैंक का चालान भर रहे हो, बैंक का चालान, और सबसे सरल एग्जाम्पल, कभी ना कभी तो बैंक गए ही होंगे, बैंक का पासबुक या DD बनवाए होंगे, तो जो फॉर्मेट भर रहे हो उसी तरह फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट को भरना पड़ता है। पर यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ता है, जो वहाँ टिक लगा दिए कि हाँ मैं 0 डिस्चार्ज है, तो 0 डिस्चार्ज होना चाहिए, क्योंकि वो ऑडिटर आएंगे, चेक करेंगे, और नहीं मिलेगा तो सब काट के 0 कर देंगे। समझ ना? तो इतना सब कुछ आपके पास है। अगर चारों चीज स्तंभ आपके मजबूत हैं तो आप सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन को अचीव करते हैं। ये कुछ मेजर सर्टिफिकेट्स हैं। ISO 14000, 14000, 14001 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए दिया जाता है। ISO 14010, 14019 इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग के लिए है। ISO 14020 से 14029 इन्वायरमेंटल लेबलिंग के लिए है। इको लेबलिंग, इको मार्क आ रहा है, वीडियो उसका भी बन रहा है। दरअसल एक तो टैब खराब मेरा, ठीक है, दूसरा ये जो पूरा क्लासेस शुरू हो गई हैं अचानक से, तो उसका सब नोट्स बनना, क्योंकि पुराना नोट्स में फेंक देता हूँ, और अकेला योद्धा हूँ मैं, अभिमन्यु की तरह लड़ता हूँ इसमें यूट्यूब पर, तो बस वही है कि थोड़ा टाइम लग रहा है। बस पढ़ेगा सब, आएगा सारा मटेरियल, सारा का सारा मिलेगा। 14030 से 14039, 14030 to 14039 इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सर्टिफिकेशन है।
14,040 से 14,049 माने 14,040 टू 14,049 लाइफ साइकिल असेसमेंट, 14,050 टू 14,059 टर्म्स एंड डेफिनेशंस के लिए मिलता है, 14,060 टू 14,062 इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स इन प्रोडक्ट स्टैंडर्ड के आधार पर दिया जाता है। ISO 14,063 इन्वायरमेंटल कम्युनिकेशन के लिए दिया जाता है, हाउ बेटर यू कम्युनिकेट, आइडेंटिफिकेशन, प्रिडिक्शन, इवैल्यूएशन एंड कम्युनिकेशन। याद आया? इन्वायरमेंटल EIA का जो वीडियो डाला हूं उसमें बताया मैंने, आइडेंटिफिकेशन, प्रिडिक्शन, इवैल्यूएशन, कम्युनिकेशन। व्हाट इज कम्युनिकेशन? हियर इज कम्युनिकेशन। इफ यू आर communicating well means there is a bilateral talks, then this is the certificate which you need. ISO 14,064 to 14,069 for greenhouse emission standard, greenhouse gas emission standard. ISO 9000 for quality management system. ये जिस ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है, ये आप देख सकते हैं इधर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आपका बन जाएगा। ISO 9001 इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन। भाई ग्राहक तो देवता है, ठीक है, ग्राहक देवता है तो ग्राहक को का जो सेटिस्फैक्शन है वो आपके टॉप होता है। बहुत सारे लोग जाते हैं, कार सर्विस हो गई, एक फीडबैक दिया, टक 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 मार दिया। अरे भाई उसको पढ़ो। इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द स्टाफ और फॉर द कस्टमर टू रेट एनी प्रोडक्ट 5 स्टार। किस बात पे तुम 5 स्टार सेटिस्फैक्शन ले रहे हो? डू यू आर गेटिंग एनी डिस्काउंट बेटर देन अदर्स? समझो इसको। किसी को 5 स्टार रेटिंग करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा कि आर दीज पीपल्स वर सेटिस्फाइंग यू 100% और नॉट, और what we are doing, we are just taking the form and start ticking from one tick 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 tick, okay, goods. No, this is not the practice, this is not the good practice. फीडबैक भरने के लिए आप इन्फोर्स नहीं हो, आप बायस्ड नहीं हो कि आप सभी को 5 स्टार दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ISO 9004 गाइडलाइन परफॉर्मेंस फॉर इम्प्रूवमेंट, ISO 9011 ऑडिट क्वालिटी मैनेजमेंट, 9001 ensuring customer satisfaction. It is typed twice here. I am extremely sorry for that. ISO 15001 satisfaction guideline, OHSM MES occupational health and safety का सर्टिफिकेट जो है वो 15001 है। ध्यान रखिए, अक्सर आ जाता है एग्जाम में 14,000 और 15,000, समझे रखिएगा। फिर 18,001 environmental health and safety. What is the difference between 15,001 and 18,001? One single difference. It is environmental health and safety और that was occupational health and safety. शब्द का अंतर है, शब्द बहुत बड़ी चीज़ होती है, मैंने कई वीडियो में बताया है, समझ रहे होगे। शब्द की परिभाषा, एक अर्थ अभी जस्ट बताया हूँ, एक अर्थ मतलब पैसा और एक अर्थ मतलब धरती। ISO 31,000 रिस्क मैनेजमेंट, द डिग्री ऑफ रिस्क, ये हजार्डस इंडस्ट्रीज के लिए होता है। ये जो मैंने इधर लिखा है ना ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपलसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये चीज़ें लेनी ही लेनी है। इफ़ यू आर डीलिंग विद इंडस्ट्री और इफ़ यू आर डीलिंग विद एनवायरमेंट एंड इंडस्ट्री, यू शुड हैव टू 14,000 and 14,001 organizations. Here it is written, इट इज़ मैंडेटरी, ये कंपलसरी है, इनको लेना ही लेना है। अगर वो इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट, और अगर इंडस्ट्री में है तो ये सर्टिफिकेट उनके पास होना ही चाहिए। 50,001 एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, इट इज 31,000 फॉर रिस्क मैनेजमेंट, 20,121 सस्टेनेबल इवेंट्स। व्हाट आर द इवेंट्स यू आर रनिंग इन योर इंडस्ट्री? किस टाइप का आप अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हो तो इसमें आता है ये। एंड 22,000 फॉर फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। दीज आर फ्यू मेजर सर्टिफिकेट्स फॉर द ISOs given by ISO certification.
and these certificates are very mandatory for the industry, very much mandatory. You should say that none of the industry run without these certificates. Now, significance of this certification. What are the significance? What are the importance of this certification? The major importance, we say that the breakthrough for this certification is that true value of their product as well as byproduct. We should have to understand the importance of our product and the product liberated out in the environment. Either we say that in atmosphere or in hydrosphere or in lithosphere. Either you drain out water in the river bed or the pond or the ocean. Either you liberate out your waste product on the ground, like dumping grounds of municipal solid waste. We have to focus on the values. We have to focus on the importance and its necessity for the humanity and our civilization और our nation. ये एक अच्छी प्रैक्टिस में नहीं आता है कि आप अपने गांव के बाहर कचरा डंप करो, शहर के बाहर कचरा डंप कर रहे हो, जो ये अच्छी प्रैक्टिस में नहीं है. थिंक अबाउट इट कि कोई विदेशी आता है, कोई विदेशी इंडिया आता है ऑल माइंडसेट के साथ. जैसे ही वो घुसता है, ईसाए ये क्या है भाई, कचरे का ढेर है, किसी ने आग लगा दिया, सुनग रहा है. इम्पैक्ट आपका खराब हुआ. इसका असर पड़ेगा टूरिज़्म पे. EIA ऑफ टूरिज़्म जब बताऊंगा ना, उसमें देखोगे एस्थेटिक वैल्यू, सीनिक ब्यूटी, इम्पैक्ट पड़ता है खराब होने पर. बहुत साल पहले की बात है, मैं मेरे फेसबुक पे भी वो फोटो पड़ी है. बहुत साल पहले मैं यहाँ पे नया नया किनाई में आया था. एक छोटी सी स्टोरी आपको मैं सुना रहा हूँ. यू शुड हैव टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट. तो मैं जहाँ रहता हूँ उससे बाहर निकला तो बाहर एक हाईवे गया हुआ है. तो उस हाईवे पर से उधर बगल में केनाई है. म्यूनिसिपैलिटी ने वहाँ पर बायोमेडिकल वेस्ट डंप करने शुरू कर दिए सुबेरे सुबेरे. मैं एग्ज़ाम ड्यूटी में था तो मैं पैदल जा रहा था. तो मैंने देखा, मैं एकदम शॉक्ड रह गया. भाई सड़क के किनारे म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट डंप कर रहे थे. सिरिंज, ब्लड के क्लॉट्स, कपड़े फेंके जा रहे थे. ट्रक के ट्रक गिरा रहा था ले आके. मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो? तो उसमें एक शख्स था, वो गुटखा खाया था. यू नो द पान मसाला. एंड यू कैन एज्यूम दैट हाउ अ मैन ईटिंग पान मसाला स्पोक्स. ही said to me, this is a practical practice we are dumping here to build and sliding appraise. मतलब सड़क के किनारे गड्ढे को हम पाट रहे हैं और पाट के उसको लेवल में कर देंगे, उसके ऊपर हम बालू डाल देंगे, मट्टी डाल देंगे. मैं कहा यार ये गलत प्रैक्टिस कर रहे हो. पर वो कहा हमसे, द पर्सन इन चार्ज said to me, mind your own business. आप अपने काम से मतलब रखो, ये सरकारी काम है. मैं कहा let me teach you a very beautiful lesson. उसके बाद मैं कुछ बोला नहीं, मैं चला आया. मैं गया क्लास में पढ़ा. उस संजोग से उस दिन क्या हुआ कि मेरे साथ में 2 स्टाफ थे, वो छुट्टी पर थे किसी कारण से. हेक्टिक शेड्यूल हो गया, पूरी क्लास को मैनेज करने में बिजी हो गया. सुबेरे से शाम तक, जब मैं 4:30 बजे तक थ्योरी क्लास लगातार, 10 बजे से शाम को 3:30 बजे तक थ्योरी और प्रैक्टिकल निपटा कर जब कॉलेज से निकला, एक तो एग्ज़ाम भी मॉर्निंग में मैं एग्ज़ाम ड्यूटी किया, उसके बाद से आके क्लास को मैनेज किया. दिमाग ऐसे ही पजल हो गया था पूरा, फुल्ली टायर्ड. सडनली आई वाज सीइंग दैट ओ माय गॉड, समबडी बर्न दैट वेस्ट. और इन इंटायर कस्बा ऑफ केनाई PSS सुल्तानपुर, पूरा बायोमेडिकल वेस्ट का धुआं, पूरा बायोमेडिकल वेस्ट का धुआं. मैं देखा, मुझे याद आया कि अरे यार ये सुबेरे इसने ऐसे किया था, और वो कह रहा था मट्टी डालेंगे इसके ऊपर. मैं सोच कर आ गया. और तब तक एक बाइक से एक आदमी और एक उसकी वाइफ और उसके बच्चा वो आ रहे थे. एकदम रियल स्टोरी है ये. मैं कोई स्टोरी, मेरे लिए कहानी नहीं, मैं अपना लाइफ का एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करता हूँ. कहानी बनाने वाला टीचर नहीं हूँ मैं. तो मैं देखा कि जो है
आ रहे हैं और वो बच्चा उल्टी कर रहा है बाइक पर। वेरी मच पैनिक सिचुएशन। मैं खट से उनसे कहा कि आप गाड़ी को आगे भगाओ या रोको, तो वो लोग कहे नहीं हम लोग जाएंगे। हम कहे पानी की बोतल है? कहे हाँ है। मैंने तुरंत जो है वो उनसे कहा, वो जो लेडी थी, कि आप अपना आंचल को वेट कर लो पानी से और अपने नाक पर और कभी अपने हस्बैंड पे, और बच्चे को रुमाल को वेट करके बांध दो नाक पर और तब जाओ। पूरे इलाके में फैला, कोई किसी को कोई सुध नहीं। हाउ इनसेन वी ह्यूमन बीइंग। यही बताता है आपका एजुकेशन से आप कितने काबिल हो। डिग्रियां कुछ नहीं होती भाई साहब, ये रसीदें हैं जो फीस जमा की है उसकी। मैं तुरंत आया, संजोग से मैं ऐसे डिपार्टमेंट में हूं कि किसी भी विभाग में मैं चला जाऊं और जस्ट टेल दैट आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट साइंस, वो मुझे बुला लेंगे। विजय लक्ष्मी मैम यहाँ की उस समय डीएम हुआ करती थी तदार्थ। तुरंत जो है मैंने उनको एक एप्लीकेशन लिखा और लिख कर मैं पहुँच गया, और मैंने उनको वहाँ पे सिक्योरिटी वाले ने रोका मुझे, तो मैंने कहा नहीं इसको मैडम को देना है। वो डिपार्टमेंट पूछा, मैंने डिपार्टमेंट लिख के दिया। तुरंत मेरा बुलावा आया, मैं गया। तो कहीं क्या हो गया डॉक्टर साहब? मैंने बताया कि मैम ये प्रॉब्लम है और जस्ट आई एम फेसिंग। और आप यकीन नहीं करोगे, देखो जब आप इंफॉर्मेशन को सही जगह इम्पाउंड करोगे ना, यू शुड गेट प्रॉपर रिजल्ट। मैंने वो किया, नतीजा अगले दिन जब मैं जा रहा था सेम प्रोसीजर हो रहा था, सेम। और वो व्यक्ति जो इंचार्ज था वो डिग कर करके जेसीबी से उस कचरे को निकाल के ट्रक में लोड कर रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? अगेन ही सेड समबडी लॉन्च कंप्लेन। भाई साहब स्कूल कॉलेज एक्ट पढ़ाने का, एक्ट में पढ़ाऊँ ना, इन्वायरमेंट का लॉ में जानता हूँ। स्कूल कॉलेज प्लेवे हॉस्पिटल वृद्धाश्रम 500 मीटर्स में यू आर नॉट अलाउड टू डंप एनी सिंगल लिटिल वेस्ट ऑफ म्युनिसिपल और बायोमेडिकल। यही चीज मैंने उसमें लिख दिया था। और चूंकि वो आईएएस थी, वो जान रही थी इसको कि ये लॉ है। और नतीजा जो मुझे बोले थे ना कि माइंड योर ओन बिजनेस, उनका बिजनेस चौपट हो गया। उनका चौपट हो गया। वो रात भर उसको खोदे और खोद के मट्टी से निकाल के लेके गए बाहर, उसको अलग डंप किए। तो ये अवेयरनेस, ये सिग्निफिकेंस, ये सर्टिफिकेशन, ये एजुकेशन सिस्टम ये अवेयर करता है आपको कि आप अपने जो आपका जो लायबिलिटी है, आपका जो राइट है, उसके प्रति आप जागरूक होइए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके प्रति आप जागरूक होइए। आप रिस्पॉन्सिबल हैं इस चीज के, आप ये चीज कर सकते थे, आप नहीं किए। फिर सर्टिफिकेशन हमको इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट की तरफ ले जाता है। ट्रेस पोल्यूटेंट को हैंडल करने के नए नए टूल्स को डेवलप करने में मदद करता है। टेक्नोलॉजी को इन्हांस करने में मदद करता है। सर्टिफिकेशन जो है वो बहुत सिग्निफिकेंस रोल अदा करता है सीडीएम में, क्लीन डेवलपमेंट प्रोग्राम मैकेनिज्म में। सीडीएम प्रोसीजर होता है। ग्रीन इकोनॉमी में, सस्टेनेबल इकोनॉमी, ग्रीन इकोनॉमी में मदद करता है। सर्टिफिकेशन हमको इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल और हेरिटेज असेंबली को इक्विलिब्रियम में रखने में मदद करता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक हेरिटेज पर प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें हम लोग इन्वायरमेंटल साइंस के लोग, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ उसका, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से हायर एजुकेशन की। उसमें यही है कि हेरिटेज पर जो है हम लेक्चर को ऑर्गेनाइज करें, और हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यूस, उस पर कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, स्पेशल डेज पे कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये यही सर्टिफिकेशन प्रोग्राम के अंतर्गत आ रहा है। ये सब इसी सर्टिफिकेशन के अंतर्गत आएगा, सारा का सारा। अरे मैं मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं कई चीज़ों में काम कितना मैं करूँ, अकेला पड़ जाता हूँ। मैं कोऑर्डिनेटर हूँ क्लाइमेट चेंज में, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ आपका हायर एजुकेशन में जो ये एनवायरनमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, मैं कोऑर्डिनेटर हूँ IRS इसरो का, और जो है कोऑर्डिनेटर हूँ बहुत सारे प्रोग्राम्स जो एनवायरनमेंट के मैं चलाता हूँ खुद भी, फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों के लिए। तो ये सब क्या है? ये एक प्रैक्टिस है, और ये प्रैक्टिस हमें यहाँ से एजुकेशन लेने के बाद पता चली, हमें ये करना है। और जब हम अवेयर रहेंगे ना, तो देन वी शुड डू थिंग डिफरेंटली। और हमारा अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं पर्यावरण का स्कोप नहीं है, वो गलत ज्ञान दे रहे हैं।
वो खुद कभी स्कोप जाने हैं, कभी पढ़े। भाई साहब बहुत स्कोप है, अभी दिखा रहा हूँ आगे, डरो नहीं, अभी आगे दिखाता हूँ, ये आउटकम पढ़ो। 6 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बन रहा है, अलग से ट्रैक बन रहा है मालगाड़ियों के आने जाने के लिए। इलेक्ट्रिक, वो क्या है, कार्बन क्रेडिट को ठीक करने के लिए हम अपने कंट्री को कार्बन न्यूट्रलिज्म की तरफ ले जा रहे हैं, न्यूट्रल ले जा रहे हैं। टेस्ला से प्रधानमंत्री ने बात की कि आप अपना प्रोडक्ट यहाँ लगाओ, इलेक्ट्रिक कार टेस्ला की। हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारें आ रही हैं, बाइक्स आ रहे हैं, वो क्या है, वो हमको शिफ्ट कर रहा है, फॉसिल एडिक्शन से शिफ्ट हो रहे हैं। और जैसे ही हम फॉसिल एडिक्शन से शिफ्ट होंगे, क्योंकि साइंटिस्ट जानते हैं कि ये फॉसिल रिसोर्सेज बहुत दिन के नहीं हैं, C फॉर कार्बन, C फॉर करेंसी, समझ रहे हो, कार्बन मतलब पेट्रोल, और पेट्रोल में पैसा है, पर ये करेंसी, ये दो C जो है ना, ये E पर भारी पड़ रहे थे। तो अब E और E, इलेक्ट्रिक एंड इन्वायरमेंट, यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सब जो फ्लाइट कॉरिडोर सभी नए बन रहे हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, ईस्ट साउथ, साउथ साउथ, हरियाणा टू महाराष्ट्र, पंजाब टू वेस्ट बंगाल, दिल्ली टू तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल टू आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु टू गोवा, ये जो फ्लाइट कॉरिडोर्स बन रहे हैं, ये फ्लाइट कॉरिडोर्स जो हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये कार्बन क्रेडिट को न्यूट्रलाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं। हम कार्बन क्रेडिट का अपना जो वजन है उसको कम करना चाहिए हर कंट्री को। भूटान पूरे वर्ल्ड में इकलौती छोटी सी कंट्री है जिसका कार्बन न्यूट्रल है। भाई साहब जीरो होता तो समझ में आता, जीरो इज अ नॉन नेगेटिव पॉजिटिव इंटीगर, और उधर तो उसका न्यूट्रल है। तो ये रिसेंट आउटकम, मेजर आउटकम है ये। फिर अब देखिए, अब जो मस्ट सर्च के बारे में मैंने लिखा, एक A4 साइज का पन्ना लीजिए, ऊपर लिखिए इकोवेडिस, सर्च दिस, पढ़िए इसके बारे में। इकोवेडिस, MSCI, डॉ जोन्स सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, DGSI, CDP, ECBC, ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। गोल्ड स्टैंडर्ड सर्ट फाउंडेशन है, वो इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है। दिल्ली मेट्रो को मिला था 2 फरवरी 2014 को गोल्ड सर्टिफिकेट मिला इनको। कार्बन क्रेडिट, BS स्टैंडर्ड, यूरोज, ये सब तो इन्वायरमेंट वालों की जबान ही याद होना चाहिए। तो इसको अभी नहीं याद है तो आप एक उस पर बनाओ पन्ने पर, A4 साइज के 1 2 3 4 5 6 7 8 पन्ने में ये बन जाएगा। एक एक पन्ने पर इकोवेडिस, MSCI, DJSI लिखते चले जाओ और उसको बारे में लिखो, ठीक है, और लिख के हमको व्हाट्सअप करो, मैं भी देखूँ कितना पढ़ते हो। एक पन्ने से ज़्यादा का आंसर नहीं होना चाहिए। ये सारे स्टैंडर्ड्स जो हैं, ये स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन, आप ताजुब करोगे, टाटा, टेस्ला, रिलायंस, कितनी बड़ी कंपनी, डिबेयर्स, कोई भी बड़ी कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये सब ये सर्टिफिकेशन लेते हैं भाई साहब। सब बिना इन सर्टिफिकेशंस की इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। इवन टाटा तो बहुत ज़्यादा इन्फेसिस है एनवायरनमेंट को लेकर, रिलायंस इन्फेसिस हो गया, रिलायंस ने जो है ग्रीन उस पर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो जब आप पढ़ोगे, जब आप टेक्निकल हैंड रहोगे तो यू शुड डिसॉल्व इन रिलायंस एंड टाटा, सिंपल है ना नौकरी। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं कहता हूँ कि आप IIT मुंबई जा सकते हो इन्वायरमेंटल साइंस से गेट क्लियर करके, मैं आपको रास्ते बता सकता हूँ, मैं आपकी कॉपी में नहीं लिख सकता, अथॉरिटी ही नहीं है। इंडिया का जो पहला नेट जीरो बिल्डिंग, एनर्जी कंजम्पशन बिल्डिंग है, वो इंदिरा पर्यावरण भवन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हम जीरो क्रेडिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, हम जीरो क्रेडिबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और बहुत ज़रूरी और बहुत तेज़ी से हमको बढ़ना होगा, नहीं तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और ये सारी सर्टिफिकेशन सभी दुनिया के बड़े टॉप लीडर्स एजेंसीज ले रही हैं सब, और ये लोग देते हैं उनको सर्टिफिकेशन क्योंकि ये मैंडेटरी है। कार्बन क्रेडिट सर्टिफिकेशन बहुत कम है इंडिया में, अभी तो ISO BSI चल रहा है, पर कार्बन क्रेडिट गुजरात और महाराष्ट्र की कुछ कंपनियों में चल रहा है।
कार्बन फुटप्रिंट पे काम हो रहा है। ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए लिखा हूँ मस्ट सर्च। एंड आई होप कि हमें व्हाट्सएप पर आपके इससे रिलेटेड मटेरियल्स कंटेंट देखने को मिलेंगे, मैं इंतज़ार करूँगा। और एक मेरा छोटा सा विचार इसको पढ़ने के बाद आया कि वी आर ट्रैप इन डिलीमा बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। वन इज़ आवर ग्रीड एंड अदर इज़ आवर नीड। ग्रीड क्या है हमारी, ग्लोबलाइजेशन, और नीड क्या है हमारी, इन्वायरमेंट। द सिंगल solution is plant a tree if you willing to get globalized or ready to get extinct। हमें एक सिंपल सोल्यूशन हमारे पास है मेजर कि हमें प्लांट करने होंगे ट्रीज़ को, नहीं तो हमें एक्सटिंक्ट होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग डोमिनोज इफेक्ट पे काम करता है और डोमिनोज का आखिरी जो वो पायदान है वो ह्यूमन रेस है। हम गायब हो जाएंगे। हमसे पहले से इस धरती पर गधा था, हमसे पहले से ये पेड़ पौधे हैं, वो इस धरती को सबसे ज़्यादा हमसे जानते हैं। हम अभी उस प्लैनेट को उतना नहीं जाने, जबकि हमारे पास जीनोम रिसर्च है। वी आर वर्किंग ऑन एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट, वी आर वर्किंग ऑन इंटरस्टेलर स्पीशीज हैबिटेबिलिटी, वी आर वर्किंग ऑन स्पेस इकोसिस्टम, but still we didn't know about our planet more than a cow, a goat, a ant, a tree, a crow, a crocodile. We have to think about this, what we have to choose. That's why we need sustainable globalization. Thank you very much. Have a nice day. बहुत बहुत आशीर्वाद टीचर्स डे पर मुझे विश करने के लिए। खुश रहो, स्वस्थ रहिए। कोई क्यूरी होगी तो आप पूछेंगे और मैं इंतज़ार करूंगा आपके नोट्स का अपने व्हाट्सएप पे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।